चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जब इनसे आप महंगाई के बारे में बात करेंगे तो आपको ये देशद्रोही घोषित कर देंगे और राष्ट्रद्रोही घोषित कर देंगे। कोई भी छात्र जो है छात्रों से टकराएगी तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। एक बार इंदिरा जी भी छात्रों से लोहा लेने का काम की थी, उनका भी पत्ता साफ हो गया था। इस बार मोदी जी लिए हैं छात्रों से लोहा, इनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। विकास तो केवल दो लोगों का हुआ है, एक हैं उनके मित्र अडानी जी और एक हैं अंबानी जी, और एक अमित शाह के पुत्र का। एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, कोई लेबल नहीं है, और बीसीसीआई जैसे बड़े संस्थान का वो सचिव है। वर्तमान सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, विकास तो यूपी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मौजूदा सरकार है वो छात्र विरोधी, क्योंकि जान दे कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, तो ये इसी शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। मुद्दे देखिए यही होगा कि एक शायर था, उसने कहा कि रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो कोरोना काल में क्या किया गया कि तमाम चीजें खोल दी गई, तमाम चीजें हो रही, गतिविधियां हो रही हैं, परंतु विश्वविद्यालयों को बंद रखा गया है। क्यों बंद रखा गया है? क्योंकि छात्र जागरूक होंगे, छात्र अपना हक मांगे। खुद मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं खुद गंगा के किनारे जाकर देखा हूँ लाशों को, बहती लाशों को, गंगा को लाशों को। जितनी भी गाड़ियाँ लोगों की निकल रही हैं रैलियों में, अगर ये गाड़ियाँ अगर पहले निकली होती तो शायद इतने लोग मरे नहीं होते, इतने लोग कुचले नहीं गए होते। ये दौरे सियासत का बस इतना सा फंसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। जो सरकार संविधान को नहीं मानती, मैं उस सरकार को नहीं मानता हूँ। उस समय शायद सिलेंडर का दाम 400 रुपया हुआ था और सड़कों पर बैठी तो उन्होंने कहा था कि मैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज रही हूँ। अब किसको चूड़ियाँ भेजेंगी वो? हमसे बड़ा हिंदू कौन है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। हम देखते हैं कि हमारे सड़कों पे जो है हमारी मानवता शर्मसार हो रही है। कई जगह जो है मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। आप उनके जो तथाकथित धर्म की जो उन्होंने परिभाषा दी है, उस परिभाषा के खिलाफ जाके आप कुछ बात कहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका मॉब लिंचिंग हो सकता है। मतलब वही मुंसिफ भी हैं, वही अदालतें भी हैं, वही जो भी उनको तय करना है सब कुछ तय कर रहे हैं। बोल इंडिया, आज़ाद है। नमस्कार, इस वक्त हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बिरला ग्राउंड में मौजूद हैं। हमारे साथ बीएचयू के कुछ छात्र हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इलेक्शन के माहौल में चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, वोट देने के लिए आदमी जब जाए तो उसके जहन में क्या बातें हों। तो सबसे पहले मैं भाई साहब से पूछा, आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मारुति मानव है। आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं अभी वर्तमान समय में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो आपके नज़र में इस चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, और जो बेरोजगार छात्र हैं, जो उनके माँ बाप हैं किसान और मज़दूर, उनकी मज़दूरी, और जो किसान हैं उनके फसलों का दाम, ये बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे पे इस बार लोग जो है मतदान भी करेंगे, क्योंकि कोरोना में देखे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था अपना काम कर रहा था, और महंगाई किस कदर जो है डायन बन के लोगों का पेट काट रही थी। लेकिन इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, महंगाई के नाम पर ये सत्ता में आई थी, लेकिन आज महंगाई की ये बात नहीं कर रही है। इसके पीछे इनका क्या कारण? जब इनसे आप महंगाई के बारे में बात करेंगे तो आपको ये देशद्रोही घोषित कर देंगे और राष्ट्रद्रोही घोषित कर देंगे। जो भी आदमी देश हित के लिए बात करता है, अपने हक हिस्से की बात करता है, उसको ये लोग इल्ज़ाम लगा के देशद्रोही करके उसके ऊपर उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, रेलवे के विद्यार्थी अपना हक मांगने के लिए, एक तो 3 साल बाद जो है रिजल्ट आया है और परीक्षाएं हो रही हैं, और जब वो हक हिस्सा मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, रिजल्ट में धांधली हुई है, उसके लिए वो मांग कर रहा है कि भाई रिजल्ट में सही चीज़ आए, तो उनके घर में घुस के, उनके छात्रावास में घुस के उनको बेरहमी से मार रही है ये सरकार। तो क्या आप इसको इस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं कि जामिया से शुरू हुआ ये हॉस्टलों में घुस के छात्रों का उत्पीड़न, जामिया जवाहरलाल नेहरू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, आज प्रयागराज तक पहुंचा, तो क्या ये छात्र उत्पीड़न की दिशा में ये सरकार काम कर रही है? कोई भी छात्र जो है छात्रों से टकराएगी तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। एक बार इंदिरा जी भी छात्रों से लोहा लेने का काम की थी, उनका भी पत्ता साफ हो गया था। इस बार मोदी जी लिए हैं छात्रों से लोहा, इनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। ये बताइए कि विकास के मुद्दे पर सरकार आई, विकास आज जितना हुआ नहीं है उससे ज़्यादा प्रचार हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? विकास तो केवल दो लोगों का हुआ है, एक हैं उनके मित्र अडानी जी और एक हैं अंबानी जी, और एक अमित शाह के पुत्र का, जिसका कोई एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, कोई लेबल नहीं है, और बीसीसीआई जैसे बड़े संस्थान का वो सचिव है। तो विकास तो वहाँ हो रहा है। जो भाजपा के
बड़े बड़े मंत्री हैं, वहाँ भी जो छोटे विधायक और सांसद हैं उनको भी कोई पूछता नहीं है। वहाँ जो बड़े हैं, जैसे इस सरकार में जो है आपके मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पे अमित शाह जी हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी हैं और नितिन गडकरी हैं। तो इन्हीं लोगों के घर में आपको विकास दिखेगा। बाकी वहाँ भी लोग बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं, वो भी इस सरकार को ठीक करने के लिए इस चुनाव में काम करेंगे। इस बीजेपी सरकार ने भाई भतीजावाद को जो कांग्रेस पर और सपा पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज यही सरकार राजनाथ जी के दोनों बेटों को सूचना मिल रही है कि टिकट दिया गया। इसी तरह बहुत से जो है इनके बच्चों को बच्चियों को टिकट, लड़कियों को टिकट दिया गया है। तो क्या ये भाई भतीजावाद नहीं है? ये आज से भाई भतीजावाद कर रहे हैं, ये बहुत पहले से करते हैं। पीयूष गोयल के पिताजी कौन थे आपको पता होगा, मीडिया के साथी हैं। जसवंत सिंह के पिताजी का नाम आप जानते होंगे। पंकज सिंह को आप तो जानते ही हैं, राजनाथ सिंह उनके पिताजी हैं। तो ये पुरानी जो है वंशवादी राजनीति करती है, बस ये केवल अपने विरोधियों पे आरोप लगाती है। वंशवाद खुद कर रहे हैं, विरोधियों पर आरोप लगा। बिल्कुल। अब जरा सा भाई साहब शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है प्रवीण प्रियदर्शी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। प्रवीण जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को, क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी, महंगाई और जो किसानों को उनके फसल का मुख्य दाम नहीं मिल पा रहा, उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, यही सब मुद्दा रहेगा। वर्तमान सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद और पटना हर जगह जिस तरह से NTPC रेलवे वाले धांधली किए हैं और उसको सुधार करने के बजाय छात्रों पर उसको थोप रहे हैं, हॉस्टलों में घुसकर छात्रों पे मार रहे हैं। मतलब अब देखिए, यही सब चीज़ें हैं जो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और विकास का क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, विकास तो यूपी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पहले से जब से सरकार आई तब से बस ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हाँ मैंने इस क्षेत्र में विकास किया, यहाँ विकास किया, लेकिन कुछ है नहीं। अभी आप कोविड की सिचुएशन में देख लीजिए, मतलब हर घर से, मतलब किसी को कोई सिलेंडर के लिए परेशान था, कोई किसी चीज़ के लिए, किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही है, किसी को दवा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकार ने संसद में कहा कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। वो आप देख लीजिए, गंगा के किनारे इतनी लाश है, वो लाशें झूठ बोल रही हैं, वो लाशें झूठ बोल रही हैं। संसद यार मुंह से थोड़ी ना चलता है, आप धरातल पे आके देखिए ना। इस सरकार में जो भी है सब प्रचार की तरह सामने है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और छात्रों का उत्पीड़न लगातार जारी है। ये NRC और CA के वक्त बहुत पहले से ही आप देख रहे हैं, दिल्ली से शुरू हुआ। आपको आज नहीं लगता कि एक सिलसिलेवार क्रमानुसार एक कड़ी बनाई गई? ये जो मौजूदा सरकार है वो छात्र विरोधी, क्योंकि जान रहे कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, तो ये इसी शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम उमेश यादव है, मैं MA पास आउट हूँ यहाँ से और PhD के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं हिंदी से JRF भी हूँ। तो आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या मुद्दे देखिए, यही होगा कि एक शायर था, उसने कहा कि तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। गर्दन कौन है? गर्दन ये भारतीय युवा है, ये बेरोजगार युवा है जो धर्म जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जो तमाम हर परिस्थितियों को कुचला जा रहा है। इलाहाबाद से लेके पटना से लेके तमाम दिल्ली तक युवाओं को कुचला जा रहा है। तो जो एक राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो विश्वविद्यालयों से शुरू होती है। जो एक बौद्धिक वर्ग पैदा होता है वो विश्वविद्यालयों से पैदा होता है। तो कोरोना काल में क्या किया गया कि तमाम चीज़ें खोल दी गई, तमाम चीज़ें हो रही, गतिविधियाँ हो रही हैं, परंतु विश्वविद्यालयों को बंद रखा गया है। क्यों बंद रखा गया है? क्योंकि छात्र जागरूक होंगे, छात्र अपना हक मांगेंगे, छात्र विरोध करेंगे, छात्र सड़कों पर आएंगे। इसलिए जो है सरकार ने विश्वविद्यालयों को बंद किया ताकि मेरा विरोध ना हो। और जो मेरी नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ क्या हैं? वो तो सिर्फ कागज़ों पर हैं, ज़मीनी स्तर कुछ है नहीं, उनका कोई विरोध ना करें। और इस कह सकते हैं कि कोरोना काल में मैंने खुद मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं खुद गंगा के किनारे जाकर देखा हूँ लाशों को, बहती लाशों को, गंगा को लाशों को। और हम लोगों ने खुद कितनी लाशों का जो है सावधान मतलब संस्कार किया गया है। हम लोगों ने खुद जलाए हैं। और हम लोगों ने न जाने कितने पीड़ितों को, आज जितनी गाड़ियाँ चाहे किसी पार्टी की हो, जितनी भी गाड़ियाँ लोगों की निकल रही हैं रैलियों में, अगर ये गाड़ियाँ अगर पहले निकली होती तो शायद इतने लोग मरे नहीं होते, इतने लोग कुचले नहीं गए होते। ये मानवीय सभ्यता के इतिहास में ये बहुत बड़ा ही दुर्घटना है, त्रासदी कह सकते हैं इसको। और इसमें कोई पार्टी आगे नहीं आई। मैं सभी पार्टियों को घोर निंदा करता हूँ, और खासकर सरकार की, जो वर्तमान सरकार है, मैं उसकी
बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और महंगाई की बात कर रहा हूँ तो एक मजदूर जिसकी पगार एक दिन की 350-400 रुपये है, पूर्वांचल का मजदूर जो दिन भर चलाता है फरसा, रात में उसे भोजन की उसको 250 रुपये लगता है तेल खरीदने में। अडानी अंबानी की जो कंपनी है, सलोनी कंपनी है या कोई कंपनी उनकी है, वो 250 रुपये में तेल देती है। फॉर्चून की कंपनी जो है वो 250 रुपये में तेल देती है। अब मजदूर जो आम आदमी है, आप उसको एक साल में, एक महीने में 2 किलो आटा दे देंगे तो क्या उससे उसका महीना गुजर जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं गुजरेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आम जनमानस, जो एक भारत की सिर्फ 1% जो जनसंख्या है, 1% से क्या मिनिमम -% उसके पास भारत की सारी पूंजी है। और जो 99 कुछ जनता है उसके पास पूरे देश की 1% भी आमदनी नहीं है। तो ये आमदनी कैसे उनको मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी? और सरकार ने इस पर क्या किया? गरीबों और किसानों को कुचल दिया जा रहा है। किसान अभी बेचारे कौन टेनी मिश्रा जी थे, उनके बेटे जो थे, आज तक उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, ये दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है। बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। और आपने जैसा कि कहा कि जब चुनाव आते हैं तो धर्म सामने आ जाता है। जी 4.5 साल 5 साल जो होने को है विकास बनाया जाता है। अच्छा, मैं अब धर्म बात में बोलूँगा। क्या धर्म सिर्फ सवर्ण ही है? क्या सवर्ण ही हिंदू है? मैं पूछना चाहता हूँ पूरे आम जो जितने भी लोग हैं, जब बात आती है अधिकार देने की, जब बात आती है शोषितों वंचितों की पिछड़ों की अधिकार की, तो आप तो उनका हक, अभी मैं बता रहा हूँ एक पंतनगर में यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद में, वहाँ पर जनरल की मेरिट गई थी 91, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप पता भी कर सकते हैं, डाटा भी मेरे पास उपलब्ध है, मैं भेज भी सकता हूँ। जनरल की मेरिट गई थी 91 पे और OBC की मेरिट गई थी 93 पे, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। और EWS जो दलित सवर्ण है उनकी मेरिट गई थी 81 नंबर पे, ठीक है, 81 नंबर उनकी मेरिट गई थी और उनको लिया गया। वो योग्य थे और जनरल वाले अयोग्य थे। जिनकी मेरिट 93 थी उन्हें अयोग्य करा दिया, कहा नॉट फॉर सुटेबल, उनको NFS कर दिया गया सीटों को। तो जो एक देश का एक बड़ा जनसमूह है OBC, उसके साथ बहुत ही घोर अन्याय सरकार ने की है और उनके लोगों को नज़रअंदाज की है। और मैं इस सरकार का पुरजोर विरोध करता हूँ। और आपने जब बात की धर्म की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, इनको वहीं बद्रीनाथ तिवारी जी मायावती की जीवनी लिखे थे। बद्रीनाथ तिवारी जो पंतनगर के हैं, पंत यूनिवर्सिटी, उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है कि पिछड़ों पर, शोषितों पर, वंचितों पर लिखा और खाया और कमाया, ठीक है। और मायावती की जीवनी तक उन्होंने लिखा। जब बात अधिकार की आई, जब वो OBC, हाँ, जब बात आई नौकरी देने की, तो वहीं द्रोणाचार्य वाली पद्धति अपना उनका अंगूठा काट दिया गया। उनको कहा कि तुम्हारी सीटें नॉट सुटेबल फाउंड। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ के जो छात्र हैं और ख़ास तौर से मामना की बगिया के जो छात्र हैं, इनके अंदर देश की दशा और दिशा निर्धारित करने की बहुत सलाहियत होती है। और पीछे बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने देश की उच्च पदों पर आसीन होकर देश प्रदेश की सेवा की है। तो आज यहाँ का क्या माहौल है? आज यहाँ का माहौल यही है कि ये इसमें कोई संदेह नहीं, हमारा विश्वविद्यालय परिवार, हम भले का से हमारे विचार न मिले दूसरे से, हम भले का से हमारे अलग अलग संगठन हो, लेकिन जब छात्र एकता की बात आती है तो सभी एक साथ रहते हैं और सब एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ सब रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही बात आती है अपने अधिकारों की, अपने चीज़ों की, तुरंत हम लोग ये देखते हैं कि नहीं हमारे अधिकार क्या है। हम किसी संबंध अपने जगह हैं, हर लोगों से संबंध अपने जगह, लेकिन अधिकार हम किसी के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। हम अधिकार के लिए सदा सड़कों पर उपस्थित होंगे, क्योंकि लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़कों पर हम दिखेंगे, हम तब तक दिखेंगे जब तक ये सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती, जब तक ये देश हमारे साथ न्याय नहीं करता। लेकिन इस सरकार को तो यही पसंद नहीं है कि सड़कों पर कोई निकले और अपने हक की आवाज़ निकाले। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार जो है कि संविधान को नहीं मानती, और जो सरकार संविधान को नहीं मानती, मैं उस सरकार को नहीं मानता। मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूँ, जो सरकार संविधान को नहीं मानती, मैं उस सरकार को नहीं मानता हूँ। मैं अब दिवाकर जी से, भैया रुकिए 2 मिनट, भैया बात मुझे सुनिए। बात महंगाई कर रहे थे आप, यहीं जो थी स्मृति ईरानी जी थी, उस समय शायद सिलेंडर का दाम 400 रुपया हुआ था और सड़कों पर बैठी, तो उन्होंने कहा था कि मैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज रही हूँ। अरे भाई आप कहाँ गई हो? कहाँ गई हो? जो चूड़ियाँ भेजने वाली हमारी गरिमामयी जो मंत्री हैं, कहाँ हैं वो? अब किसको चूड़ियाँ भेजेंगी वो? वो बंद है, बंद नहीं है सब। अभी उन्होंने भैया ने बताया कि कैसे भाई भतीजावाद सरकार में है। बस क्या है, दूसरों पे आरोप लगाना है, प्रत्यारोप लगाना है, और चीज़ों को क्या हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तमाम चीज़ों को दबा देना है। और ये लोग हिंदू भी किसको मानते हैं?
कौन हिंदू इनके जो है कि नीतियों से सहमत है और इन्होंने किस हिंदू को इन्होंने बढ़ावा दिया है, ये भी तो देखा जाए। एक अब तो जब बात आएगी हिंदू की तो आप कहेंगे शूद्र हमारे हैं, हम हमारे पिछड़े हमारे हैं, लेकिन जब बात नौकरी देने की आती है तो तब तो अंगूठा काट देते हैं। आप कहाँ गए भाई हिंदू, कैसे माने कि हम हिंदू हैं? इसी हमसे बड़ा हिंदू कौन है? जाति विशेष टाइम में बोले अभी जज का रिजल्ट आया है, कम से कम 100 लोगों में 60-65 लोग क्षत्रिय हुए हैं। कहाँ है जातिवाद? नहीं तो क्या है? अभी अखिलेश सरकार कर दे तो इस पर देखो पूरा मामला खड़ा हो जाएगा कि यादवों को दिया जा रहा है। अभी टिकट वितरण को लेकर सपा की जो लिस्ट जारी हो रही है उस पर बीजेपी बहुत जोर शोर से इल्जाम लगा रही है कि आपराधिक है, जबकि बीजेपी की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपराधिक हैं, उनका नाम नहीं लिया। अपराधी आप क्या कह सकते हैं कि देखिए, मैं पंक्ति कहूँगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। तो ये चीजें हैं सब, बाकी अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम दिवाकर तिवारी है, मैं हिंदी में भोजपुरी अध्ययन केंद्र से PhD कर रहा हूँ। आप इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए, छात्रों का जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? ये चुनाव दरअसल हमारे समय में जिस तरह की शक्ति संरचना गठित की जा रही है, जिस तरह की ताकतें उभर के आई हैं, उनके खिलाफ हमारे संघर्ष को देखने का भी ये चुनाव है। हमने देखा कि पिछले 6-7 साल में एक ख़ास तबका जिस तरह से लाठी और डंडा लेके सड़कों पे निकलता है और वे लोग एक ऐसे उन्मादी नारे लगाते हैं जहां से आपको अपने आस्था पर भी शक होने लगता है कि हमारे आराध्य क्या इतने अराजक हो सकते हैं, क्या इस तरह के हो सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये निर्णय लेने का भी वक्त है। हम देखते हैं कि हमारे सड़कों पे जो है हमारी मानवता शर्मसार हो रही है। कई जगह जो है मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, कई जगह एक ख़ास जातीय उन्माद भी आपको देखने को मिलता है। ये उसी तरह का जातीय उन्माद है जैसे बिहार में एक माननीय मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके आने के बाद वहां एक खास जाति का उन्माद था। उत्तर प्रदेश में भी कुछ हद तक था, लेकिन यहां अभी यूपी में भी उस तरह का जातीय उन्माद आपको देखने को मिलेगा। आपने अभी मॉब लिंचिंग की बात की, मॉब लिंचिंग मुस्लिमों से शुरू होने के बाद दलितों तक पहुंच गई है। जी अभी आप दलित और मुस्लिम ही मत लीजिए, वो उन लोगों पर भी शुरू हुई है। मैं चूँकि ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं ब्राह्मण का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग भी निशाने पर हैं जो सरकार विरोधी बात कहते हैं। वो चाहे कोई भी हो, आप सरकार के खिलाफ बात कहेंगे, आप उनके जो तथाकथित धर्म की जो उन्होंने परिभाषा दी है उस परिभाषा के खिलाफ जाके आप कुछ बात कहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका मॉब लिंचिंग हो सकता है। जो भी सरकार का नीतियों का विरोध करे, जिसको समझे कि ये नीति जो सरकार की है वो जनता के लिए हानिकारक है, तो वो सरकार विरोधी जो है उसकी बिल्कुल ये तय भी अब वही लोग करने लगे हैं ना। ये दफात लग जा रही हैं। बिल्कुल ये तय भी अब उन्हीं लोगों के लोग करने लगे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। दोनों के बीच में जी मैं कह रहा हूँ कि सही और गलत के बीच क्या सही है और क्या गलत है, ये तय भी वही लोग कर रहे हैं। मतलब वही मुंसिफ भी हैं, वही अदालतें भी हैं, वही जो भी उनको तय करना है सब कुछ तय कर रहे हैं। आप सिर्फ तमाशा देखिए, मदारी का नाच हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव हमने क्या खोया है और क्या हासिल किया है उसके बीच में देखने का समय है कि हमें अभी आगे कितना जा सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान की जब बात हो रही थी तो हमारे जहन में ये था कि हम जो है इकोनॉमिक रूप से कितने मजबूत हो रहे हैं, हम फ्रांस को पछाड़ देंगे। ये अखबारों की हेडिंग होती थी। मनमोहन जी की सरकार थी तब हमारे पास होती थी कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो सकती है। चाहे जो भी हो, उस समय वामपंथियों के साथ मिलकर चला रहे थे सरकार, इसके बावजूद जो है इस तरह की चीज़ें आपको अखबारों में हेडिंग दिखने को मिली। आज आपके पास अखबारों के हेडिंग क्या हैं बताइए? किसी भी 2022 में आप चुनाव लड़ रहे हैं और उस ज़माने में आपके पास मुजफ्फरनगर दंगा जो है, आपके राम मंदिर, ये जो है बाबरी मस्जिद, ये सब आपके जो है पुराने मुद्दे। एक महाशय जो है वहाँ के भी हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं। अब मैं क्या बताऊं कि वे लोग मतलब किस तरह से एजेंडे पर काम कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। मैं आज प्रवास से बात कर रहा था, मुझे लगता है कि मौर्य साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ आए हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों इसमें भी लग रहा है कि बीजेपी की ही कोई साजिश है। हो सकता है, ये समय बताएगा इलेक्शन के बाद, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों जिस दिन से आए हुए हैं उसी दिन से लगता है।
तो इस वक्त हम, जैसा कि बातें की गई, सभी साथी जो हैं यहाँ पर, आप साफ से ले लें। आपका शुभ नाम? विक्रांत सिंह। चलिए विक्रांत भाई, बताइए आप इस इलेक्शन में संक्षेप में बताइए, इसलिए कि वीडियो लंबा हो रहा है, फिर हम आएंगे। जी, ये महोदय बार बार कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग जो है कि आतंकित कर रहा है, तो कृपया इनसे वो उस विशेष वर्ग का नाम मैं जानना चाहूँगा। वो कौन सा है जो दलितों को भी सता रहा है, मुस्लिमों को भी सता रहा है, और श्रीमान ब्राह्मण है ही हैं, ये भी सताए जा रहे हैं। तो आखिर सताने वाला कौन है, कृपया ये मैं जानना चाहूँगा वो उस वर्ग के बारे में। बस लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक अलग समस्या है, उसके अलावा विकास के नाम पर सरकार आई है, तो विकास को आप किस नजरिए से? विकास तो इतनी गति से जिस बीजेपी सरकार ने किया, मेरी नज़र में ऐसा कोई सरकारी नहीं है जो इतनी तेजी से काम किए। बनारस के विकास में 45,000 सिपाही भर्ती, 69,000 टीचरों की भर्ती, 68,500 टीचरों की भर्ती, यूपीएसआई की 9,500 भर्ती। कितनी भर्ती बताएं आपको? टीचरों की भर्ती पर तो अभी तक से कोर्ट का कुछ क्या बात करें, 69,500 की पूरी, वो जो 6500 है ओबीसी का कुछ मामला है उसमें, वो थोड़ा सा, वो तो कोर्ट जब इंटरवीन कर रही है तो उसमें सरकार क्या करेगी आप बताइए। एक एसआई का मामला 5 साल से पेंडिंग पड़ा था, उसमें कोर्ट डायरेक्ट जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही तो उसमें। बनारस में कितना विकास हुआ, आप किस नजरिए से? आप देखिए ना, बनारस में हर जगह आप जब पहले जाते थे, 5 साल पहले हर जगह जाते थे, जाम से आपको जूझना पड़ता था। आप अब यहाँ से निकलिए आशापुर तक जाइए, अब मात्र 40 से 45 मिनट पहुँच जाएंगे, और पहले यही दूरी 2.5 घंटे में लगती थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, आप डायरेक्ट गंगा जी तक जा रहे हैं काशी विश्वनाथ से। क्या चाहिए विकास, ये बताइए। आप शहर में कुछ स्थानों पर विकास दिख रहा है जहाँ की सड़कें भी अच्छी हुई हैं, लेकिन शहर के अंदरूनी हिस्सों में आप जाइए तो अभी सड़कों की हालात है कि आपकी कमर और आपकी गाड़ी की उम्र कम हो जाती है। जी, काम हो रहा है धीरे धीरे, 5 साल और मौका दीजिए सरकार को, प्रचंड रूप से काम होगा, तोड़ देगी कमर इस बार। विकास सिर्फ जैसे कॉरिडोर का विकास करने से मतलब जनता को, आम जनता के लिए क्या विकास हो रहा है? कुछ नहीं। जनता के लिए रोडे बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, रोड वो बनी है जिन पर हमारे नेताओं का आवागमन हो रहा है। जनता के चलने वाली जो रोड है जहाँ से नेताओं का गुजर नहीं है, उसकी हालत। श्रीमान, नेता तो ऐसे चलते हैं, ऐसे ऊपर रोड से तो हम लोग गरीब लोग चलते हैं सर। रोड नहीं बनाई जा रही, रोड इसीलिए तो बन रही है, रोड तो इसीलिए बन रही है। लेकिन विकास का देखिए, जो लोग कहते हैं कि जितना विकास हुआ उससे बहुत ज्यादा प्रचार हुआ, इस पर आप क्या? नहीं, बात सही है, बीजेपी सरकार थोड़ा प्रचार में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और पैसा भी खर्चा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है, अभी जो डाटा आए हैं 8,400 कुछ करोड़ का उसका है, उसके बाद वाले लोग 600 कुछ करोड़ में है। ये इतने डिसबैलेंस जो 8 साल से प्रधानमंत्री है, 5 साल से मुख्यमंत्री, और 10-20 स्टेट में इनके मुख्यमंत्री हैं, तो पैसा तो रहेगा इनके पास, इसमें क्या डाउट है। तो इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? इस चुनाव में मैं यही कहूँगा, बाबा जी को एक बार फिर लाइए, और प्रचंड रूप से ये जो विकास की गति अविरल चल रही है इसको चलने दीजिए, और भाजपा के साथ आइए, महाराज जी के साथ आइए। चलिए, तो इस वक्त यहाँ पर बीएचयू के बिरला मैदान से हमें सभी तरह के विचार सुनने को मिले, और ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने देश और प्रदेश को ऐसी शख्सियत दी हैं जिन्होंने देश की विचारधारा को बदलने का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज इनकी बातों से सुन के ये लग रहा है कि अभी इनके अंदर वो जिज्ञासा मौजूद है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये छात्र देश की दशा और दिशा निर्धारण करने में एक अहम योगदान आगे भी देंगे। आज के लिए इतना ही। बनारस से बोल इंडिया के लिए मैं सलमान शाहिद। बोल इंडिया, आजाद है।